हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीपी सिंह और आज हम चालू करने वाले हैं कैलेंडर का हमारा तीसरा लेक्चर। अगर अभी तक आपने कैलेंडर का मेरा पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैलेंडर के पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखें। अब अगर मैं रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की बात करूं तो पहले हमको ये बात जान लेनी है कि पेपर में रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर पे कितने तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का मतलब या तो मैं रिपीटिशन ऑफ मंथ की बात करूं या तो मैं रिपीटिशन ऑफ ईयर की बात करूं। अब रिपीटिशन ऑफ मंथ से मेरा मतलब है कि एक साल मतलब 12 महीने के अंदर अंदर ही कौन कौन से ऐसे महीने हैं जो आपस में एक दूसरे को रिपीट करते हैं। और अगर मैं रिपीटिशन ऑफ ईयर की बात करूं तो ऐसे कौन से 2 साल हैं जो आपस में एक दूसरे को रिपीट करते हैं। अब हम यहाँ बार बार वर्ड रिपीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर क्या हमको ये बात पता है कि रिपीटिशन का मतलब होता क्या है। अगर मान लीजिए मैं एक महीना लेता हूँ फरवरी का, और फरवरी की जो पहली तारीख है वो वेंसडे है, तो अब मुझको ये ढूंढना है कि उसी साल, क्योंकि हम मंथ के केस में एक साल के अंदर अंदर ही बात करते हैं, अगर फरवरी का पहला दिन वेंसडे है तो उसी साल और कौन कौन से ऐसे महीने होंगे जो वेंसडे से ही स्टार्ट होंगे। अब क्योंकि इनकी पहली तारीख वेंसडे है मतलब सेम दिन है, तो इसके बाद आने वाले सारे दिन बिल्कुल हूबहू वैसे ही फॉलो करेंगे। तो ये मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ मंथ का। लेकिन अगर मैं रिपीटिशन ऑफ ईयर की बात करूं तो कॉन्सेप्ट रिपीटिशन का तो वही है, पर यहां पे हमको ये बात ढूंढनी होती है कि अगर 2 साल आपस में एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं तो ऐसे कौन से 2 साल हैं जिनकी पहली तारीख बिल्कुल सेम दिन हो। और अगर पहली तारीख बिल्कुल सेम दिन है तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद आने वाले सारे दिन भी वैसा ही फॉलो करेंगे। मतलब अगर मैं कोई ऐसे 2 साल ले लूं जिसमें पहले साल मान लीजिए 1 जनवरी फ्राइडे है, तो कौन सा ऐसा और साल है जिसमें 1 जनवरी फ्राइडे हो। और क्योंकि इन 2 साल में पहली पहली तारीख बिल्कुल सेम दिन है, तो इसके बाद आने वाली सारी तारीख भी फ्राइडे के बाद से ही एक एक दिन के आगे कंटिन्यूएशन में रहेगी। अब सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है रिपीटिशन ऑफ ईयर के केस में कि ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर ऑर्डिनरी ईयर में ही रिपीट होता है और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होता है। इसका कारण है क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज हो सकते हैं। तो कोई भी कैलेंडर अगर उन 2 साल में नंबर ऑफ डेज अलग अलग हो तो ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे 2 साल जिनमें नंबर ऑफ डेज सेम हो वही कैलेंडर आपस में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम रिपीटिशन ऑफ ईयर के बारे में आएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं रिपीटिशन ऑफ मंथ की। देखिए यहाँ पे कुछ कोड है जो हमको फॉलो करने हैं, और ये कोड हमने पहले भी पढ़ रखा है जब हम किसी तारीख से दिन निकालते थे। ये वही कोड है और हम उन्हीं कोड्स को वापस से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब अगर मैं बात करूं महीनों के कोड की बारे में जो कि एक साल के भीतर भीतर हो, तो आपको ध्यान रखना है ये कोड 2 अलग अलग तरीके के सालों के लिए होते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा पहला लेक्चर रिपीट किया है तो आपको पता है इनको याद करना बड़ा आसान है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं तो कोड्स याद कैसे रखने हैं। देखिए आपको 3-3 महीनों का गुच्छा बनाना है और 3-3 महीनों के गुच्छों में ही इसको याद रखना है। ये याद रखना बड़ा आसान है। अगर मैं पहले 3 महीनों की बात करूं, फिर अगले 3 महीनों की बात करूं, फिर अगले 3 महीने और फिर आखिरी के 3 महीने, आप इस बात का ध्यान दें कि ये जो पहले 3 महीने हैं ये 144 है। और अगर मैं आपको बोलूं कि 144 12 का स्क्वायर होता है तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब पहले 3 महीने के जो कोड हैं वो 12 का स्क्वायर है। अगले 2 महीने को कोड, क्योंकि मेरे को 3 महीनों का गुच्छा बनाना है, और अगर मैं 5 का स्क्वायर लिखूं तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्योंकि हमको 3 महीने एक साथ जोड़ने हैं तो मैंने अप्रैल को भी ऐड किया और अप्रैल में 0 लिख दिया। अब अगर मैं अगले 3 महीने की बात करूं तो ये 6 का स्क्वायर है। देखिए आप ध्यान दें कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। क्योंकि 3 महीनों का गुच्छा बनाना है तो जुलाई का कोड मैंने आगे 0 लिख दिया। अब अगर आखिरी 3 महीने के कोड्स के बारे में ध्यान दी जाए तो ये पहले 3 महीने के कोड में सिर्फ, देखिए पहले 3 महीने का कोड था 144 और अगर इस 144 में मैं 2 जोड़ दूं तो ये कितना होता है, ये होता है 146, और यही कोड है आखिरी 3 महीनों का 146। ये तो हो गए कोड ऑर्डिनरी ईयर के। ध्यान दें पहले 3 महीने 12 का स्क्वायर, अगले 3 महीने 5 का स्क्वायर, 3 का गुच्छा बनाना था तो 5 का स्क्वायर 25 के पहले हमने 0 लिख दिया। इसके अगले 3 महीने 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि 3 महीनों का गुच्छा लेना है मैंने 36 के पहले 0 लिख दिया। और आखिरी के जो 3 महीने हैं वो पहले 3 महीने के कोड में +2 करने से आ जाते हैं, 144 + 2 146। लेकिन अगर आपके सामने एक लीप ईयर का केस हो, तो हमने पहले भी इस बात को डिस्कस कर रखा है कि अगर आपके सामने लीप ईयर हो तो लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी का मंथ बदलता है। जनवरी और फरवरी के बाद सारे महीने हूबहू वैसे ही फॉलो होते हैं जैसा ऑर्डिनरी ईयर में।
तो अगेन अब तो ये बहुत आसान सी बात हो गई। अब देखिए जनवरी का कोड ऑर्डिनरी ईयर में 1 होता था और यही कोड लीप ईयर में 0 है। फरवरी का कोड ऑर्डिनरी ईयर में 4 होता था और लीप ईयर में 3 है। इसका मतलब अगर लीप ईयर का केस हो तो सिर्फ आपको जनवरी और फरवरी के महीने पे ही ध्यान रखनी है। जनवरी और फरवरी का कोड लीप ईयर के केस में 0 और 3 होता है। अब ये तो बात हो गई कि हमारे पास एक कोड है, पर इन कोड का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम कैलेंडर की रिपीटिशन को जानने में मंथ के लिए। देखिए मैंने इस बात को समझाने के लिए आपके सामने दो अलग अलग साल के कैलेंडर यहाँ पे लिख रखे हैं। एक कैलेंडर है 2020 का और एक कैलेंडर है 2019 का। मैंने ये दो कैलेंडर इसलिए लिए हैं क्योंकि जो 2020 है वो एक लीप ईयर है और जो 2019 है वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। अब आप चाहें तो इसको खुद भी जाके कैलेंडर से चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उन महीने वो महीने आपस में एक दूसरे से रिपीट करेंगे जिनके कोड सेम है। मेरा मतलब है कि अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं बात करूं जनवरी की, तो जनवरी का कोड 1 है। अब आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा और मंथ है जिसका कोड 1 है। तो मैंने देखा अक्टूबर का कोड 1 है। इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर के केस में जनवरी और अक्टूबर सेम होंगे, मतलब इनकी पहली पहली तारीख सेम होगी। अब फरवरी, मार्च और नवंबर, ये देखिए इन तीनों के कोड सेम है। इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर के केस में फरवरी, मार्च और नवंबर खुद को रिपीट करेंगे। अप्रैल, देखिए अप्रैल का कोड 0 है, पर आप ध्यान दें कि ऑर्डिनरी ईयर के केस में 0 सिर्फ अप्रैल और जुलाई, मतलब ऑर्डिनरी ईयर के केस में अप्रैल और जुलाई आपस में रिपीट करेंगे। मई किसी और कैलेंडर से मेल नहीं खाता क्योंकि देखिए मई का कोड है 2 और किसी और उसी साल किसी और महीने का कोड 2 नहीं है। फिर देखा जून भी किसी से मेल नहीं खाता। अगस्त किसी से मेल नहीं खाता, पर सितंबर मेल खाता है नवंबर से। तो हमने ये बात जानी कि अगर ऑर्डिनरी ईयर का केस हो, ये देखिए ऑर्डिनरी ईयर का केस हो या फिर लीप ईयर का केस हो, आपको सिर्फ कोड चेक करने होते हैं। जिन जिन महीनों का कोड सेम वो मंथ सेम। चलिए क्योंकि मैंने पहले लीप ईयर का एग्जांपल देख रखा है, तो लीप ईयर में देखिए रूल वही सेम है। कौन कौन से ऐसे महीने जिनका कोड सेम, तो मैंने यहाँ पे ध्यान दिया जनवरी और जुलाई, इन दो महीनों के कोड सेम है। चलिए चेक करते हैं। जनवरी की पहली तारीख वेंसडे है और जुलाई ये रही, जुलाई की पहली तारीख भी वेंसडे है, ध्यान दे। और अगर पहली तारीख वेंसडे है तो इसका मतलब इसके बाद आने वाले सारे दिन भी बिल्कुल सेम होंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान से इसको चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। हु बहू वैसा ही कैलेंडर है जो जनवरी का था और जुलाई का था। क्यों? क्योंकि लीप ईयर के केस में आप ध्यान दें जनवरी और जुलाई आपस में एक दूसरे को रिपीट करते हैं। चलिए अब देखते हैं फरवरी की कोड 3 है और कौन कौन से महीने का कोड 3 है, तो फरवरी और अगस्त। ये लीप ईयर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फरवरी और अगस्त का कैलेंडर सेम होना चाहिए। अब देखिए फरवरी की पहली तारीख सैटरडे है और अगर मैं अगस्त की पहली तारीख की बात करूं तो ये देखिए ये भी सैटरडे है। और अगर पहली तारीख सेम तो पूरा का पूरा साल सेम होना ही होगा। अब बात करते हैं मार्च का कोड 4 है और अगर आप ध्यान दें तो नवंबर का कोड भी 4 है। इसका मतलब ये है कि मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होना होगा। अब मार्च का जो पहला तारीख है वो है संडे, इसका मतलब यह है कि नवंबर का पहला तारीख भी संडे होना होगा। अब इसी चीज में बार बार हमको समय खराब करने का कोई मतलब नहीं। आप बिल्कुल इत्मीनान से आप एक कैलेंडर सामने रखिए और चेक कर सकते हैं। सिर्फ इतने से रूल की बात आपको ध्यान रखनी है कि वो महीने आपस में रिपीट करते हैं जिन जिन महीनों का कोड सेम होता है, और इसके लिए सिर्फ आपको कोड ध्यान रखना है। लीप ईयर के केस में पहले 2 महीने 0 और 3 होते हैं और बाकी पूरे के पूरे महीने ऑर्डिनरी ईयर जैसा ही काम करते हैं। और लीप ईयर के केस में हमने याद रखा 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146। तो चलिए अगर मैं बात करूं एक ऑर्डिनरी ईयर के केस में भी देख लेते हैं। जैसे मैंने देखा कि जनवरी का कोड 1 था और कौन से साल का कोड 1, कौन से महीने का कोड 1 था, अक्टूबर। तो इसका मतलब जनवरी और अक्टूबर ऑर्डिनरी ईयर के लिए सेम होने होंगे। तो अगर मैं 2019 जो कि एक ऑर्डिनरी ईयर है, जनवरी देखिए जनवरी का पहला जो तारीख है वो मंगलवार है, इसका मतलब अक्टूबर का पहला तारीख भी मंगलवार ही होना चाहिए और ये बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि इन दो महीनों के कोड सेम है। चलिए एक और महीना देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं फरवरी, मार्च और नवंबर, देखिए आप ध्यान दीजिए फरवरी, मार्च और नवंबर इन तीनों का कोड सेम है 444, इसका मतलब इनके कोड भी सेम होने चाहिए। तो फरवरी की पहली तारीख फ्राइडे, मार्च की पहली तारीख फ्राइडे और नवंबर की पहली तारीख भी फ्राइडे। और अगर पहली तारीख सेम तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद के सारे दिन भी सेम होंगे। तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा रूल है, आप सिर्फ कोड याद रखें 144
025, 036, 146 और अगर लीप ईयर हो तो पहले 2 महीने 14 की जगह पे 03 कर देना है। बाकी कोड बिल्कुल एज इट इज फॉलो करेंगे। जिन जिन महीनों का कोड सेम वो महीने आपस में एक दूसरे को रिपीट करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं आज के हमारे मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे, जो कि है रिपीटेशन ऑफ ईयर। आपको इस रिपीटेशन ऑफ ईयर में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, पर कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जिसमें कंफ्यूजन होना चाहिए। बस आपको कुछ तरीके हैं जो ध्यान रखने हैं, और अगर आप उन तरीकों का ध्यान रखेंगे तो आपसे 100% सही सवाल बनेंगे। अब वैसे तो इस रिपीटेशन ऑफ ईयर के जो सवाल है उनको ऑड डे के कॉन्सेप्ट से भी डील किया जा सकता है, पर मैं जनरली वो प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत ही लेंदी मेथड है और पूरा का पूरा जो पेपर है वो स्पीड और एक्यूरेसी के बारे में है। तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, आप अगर वो तरीके फॉलो करते हैं तो बिल्कुल 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर अंदर आप सारे सवाल का जवाब दे पाएंगे। बस पहली एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप रिपीटेशन ऑफ ईयर की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी ईयर के लिए रिपीट होता है। मतलब एक ऐसा साल जिसमें 365 दिन होते हैं वो उसी साल के लिए रिपीट करेगा जिस अगले साल में भी 365 दिन हो। और लीप ईयर खुद को लीप ईयर के लिए ही रिपीट करता है, सेम कारण सेम नंबर ऑफ डेज का। अब तो वो कैलेंडर अपने आप को 28 साल के बाद रिपीट करेंगे, या तो वो कैलेंडर अपने आप को 6 साल के बाद रिपीट करेंगे, या तो वो कैलेंडर अपने आप को 11 साल के बाद रिपीट करेंगे। ध्यान दें, कैलेंडर जनरली 90% ऑफ द केस में अपने आप को 28 साल के बाद, 6 साल के बाद या 11 साल के बाद रिपीट करते हैं। ये 90% केसेस में है, पर 10% ऐसे भी केस है जहां पे कैलेंडर हो सकता है कि अपने आप को 40 साल के बाद रिपीट करे या फिर अपने आप को 12 साल के बाद रिपीट करे। तो अगर मैं यहां से एक बात निकालूं तो कैलेंडर अपने आप को या तो 28 साल के बाद रिपीट करेंगे, या तो 6 साल के बाद, या तो 11 साल के बाद। अब दो ऐसे भी केस है जो कि बहुत रेयर है, जहां पे कैलेंडर अपने आप को 40 और 12 साल के बाद भी रिपीट करते हैं। अब इस बात पे हम डिटेल में ध्यान देंगे कि 40 और 12 का नियम क्या है, पर पहले हम सीख लेते हैं कि 28, 6 और 11 साल के बाद कब कैलेंडर अपने आप को रिपीट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपको कोई भी अगर ईयर दिया हो तो आप क्या करें, उस ईयर के जो आखिरी 2 डिजिट है, जैसे हमने डिविजिबिलिटी बाय 4 में पढ़ा है कि आखिरी के 2 डिजिट को उठा लीजिए, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर आपका रिमाइंडर 0 आए, मतलब जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ यही साल मेरा 2020 के जो आखिरी 2 डिजिट है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो मैं देखूंगा कि मेरा रिमाइंडर 0 आया है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो आखिरी के 2 डिजिट 19, 4 4 जा 16, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया है। अगर मैं 2017 की बात करूं, 4 से डिवाइड करूं तो यहाँ रिमाइंडर 1 आया है। अगर मैं 2018 की बात करूं, इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो मैं देखूंगा यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है इन रिमाइंडर्स पे, मतलब जो भी साल आपको गिवन है उस साल के आखिरी 2 डिजिट को उठा लें और उसके बाद उसको डिवाइड करने से क्या रिमाइंडर आता है, सिर्फ इतने पे ध्यान रखना है, बस कहानी खत्म। अब अगर आपका रिमाइंडर 0 हो, इसका मतलब यह है कि वो कैलेंडर अपने आप को 28 साल के बाद रिपीट करेगा। अगर आपका रिमाइंडर 1 हो, इसका मतलब वो कैलेंडर अपने आप को 6 साल के बाद रिपीट करेगा। और अगर रिमाइंडर 2 या 3 में से कुछ भी हो, मतलब रिमाइंडर या तो 2 हो या तो 3 हो, इन दोनों ही केस में कैलेंडर अपने आप को 11 साल के बाद रिपीट करेंगे। फिर से, अगर रिमाइंडर 0 हो तो 28 साल के बाद, रिमाइंडर 1 हो तो 6 साल के बाद, और अगर रिमाइंडर 2 या 3 में से कुछ भी हो तो कैलेंडर अपने आप को 11 साल के बाद रिपीट करेंगे। अब ये जो एक्सेप्शन है 40 ईयर और 12 ईयर के, उनको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, पर पहले आइए ये जो 3, 28, 6 और 11 के नियम है उनको देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। अब मान लीजिए मेरे पास 2007 का कैलेंडर है। अब मुझको ये जानना है कि 2007 का कैलेंडर फिर से कौन से साल में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अगर मैं 2007 का कैलेंडर मैंने फेंका नहीं होता तो मैं उसको वापस से कौन से साल में इस्तेमाल कर सकता था। अब मैंने बोला आखिरी के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, और ध्यान दीजिए रिमाइंडर पे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 3। अब अगर 3 रिमाइंडर बचता है तो आपको पता है कि वो कैलेंडर अपने आप को 11 सालों के बाद रिपीट कर रहा है, तो करना कुछ नहीं है। 2007 रिमाइंडर 3 बचा, 11 साल के बाद रिपीट करेगा, इसका मतलब 2018। अगर आपने 2007 का कैलेंडर फेंका नहीं होता तो आप उसको वैसे का वैसा 2018 में यूज कर सकते थे, मतलब 2007 का कैलेंडर 2018 में रिपीट होगा। अब चलिए बात करते हैं 2008 के बारे में। अगर मैं 2008 के बारे में बात करता हूँ, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब 0। अब अगर 0 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब ये है कि ये जो कैलेंडर है अपने आप को 28 साल के बाद रिपीट करेगा। तो 2008 में 28 जोड़ दीजिए, सिर्फ जोड़ देना होता है, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा कैरी 1, तो मतलब 2036। 2008 का कैलेंडर 2036 में इस्तेमाल किया जा सकता है।
ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 1988 का कैलेंडर, अब फिर से मैं 88 की बात करता हूं। 88 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे रिमाइंडर बिल्कुल जीरो 22 बार में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 1988 का कैलेंडर अपने आप को फिर से 28 साल के बाद रिपीट करेगा। तो अगर मैं 88 मतलब 1988 प्लस मैं इसमें 28 कर देता हूँ, तो ये 8 8 16 कैरी आ गया 1, 8 2 10 1 11 कैरी आ गया 1, ये हो गया 0 2016। इसका मतलब यह है कि 1988 का कैलेंडर 2016 में रिपीट होगा। तो अगर मैं बात करूं 1991 की, तो अगर मैं 91 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर बचता है 3। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा है। 91 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर बचता है 3, और 3 का मतलब है कि ये जो कैलेंडर है अपने आप को 11 साल के बाद रिपीट करेगा। इसका मतलब 1991 प्लस अगर मैं 11 कर दूं तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, 2002। इसका मतलब 1991 का कैलेंडर 2002 में रिपीट करेगा। उसी तरीके से अगर मैं 1993 का कैलेंडर देखना चाहूँ तो 93 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, देखिए 91 में रिमाइंडर 3 बचता था, तो मतलब 92 कंप्लीटली डिविजिबल होगा और 93 में रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, और 1 का मतलब होता है 6 साल के बाद। इसका मतलब अगर मैं 1993 का कैलेंडर में 6 जोड़ दूं तो इसका मतलब है 1999। 1993 का कैलेंडर 1991 में इस्तेमाल किया जा सकता था। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड कर देने हैं, रिमाइंडर पे ध्यान देना है। अगर रिमाइंडर 0 प्लस 28, अगर रिमाइंडर 1 प्लस 6, अगर रिमाइंडर 2 या 3 में से कुछ भी, तो आपको क्या करना है, प्लस 11 करना। आइए अब देखते हैं वो 2 केस जिसमें या तो कैलेंडर अपने आप को 40 साल के बाद रिपीट कर सकता है या तो 12 साल के बाद रिपीट कर सकता है। अगर क्वेश्चन ट्रिकी बनाना हो एग्जामिनर को, तो वो पहले 3 केसेस के एग्जाम्पल ना देके, क्वेश्चन ना देके, हो सकता है कि वो 40 ईयर और 12 ईयर के केस दे सकता है। तो इनको जानना जरूरी है। देखिए रूल बड़ा आसान है, बच्चे इन्हीं 2 रूल्स में जनरली कंफ्यूज होते हैं, पर आपको मैं एक बार ये चीज बताता हूँ, ध्यान से समझ ले, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए ये जो 40 ईयर्स का जो प्लस 40 करने का जो रूल है, जो प्लस 40 करने का जो रूल है, वो वैसे साल के लिए है जहां पे रिमाइंडर 0 आता है। मतलब ये प्लस 40, देखिए हमने अभी पढ़ा है कि प्लस 40 के केस में मतलब अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो हमको जनरली प्लस 28 करना है। पर मैं क्या कह रहा हूं आपको कि कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जहां पे रिमाइंडर तो 0 हो, लेकिन आपको प्लस 28 ना करने के बजाय आपको प्लस 40 करना होगा। तो फिर तो ये कंफ्यूजन की बात होगी ही होगी कि रिमाइंडर 0 आ रहा सर, अभी तक हमने ये पढ़ा कि रिमाइंडर 0 आने से 28 ऐड करते हैं, तो हम 40 कब करें। ये बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर एक ऐसा साल आपको दिया हो और अगर उस साल का रिमाइंडर 0 आता हो, उस रिमाइंडर 0 के कारण अगर मैं 28 ऐड करता हूं और 28 ऐड करने से जो मेरा आंसर है वो एक सेंचुरी ईयर आता हो। देखिए सेंचुरी ईयर आपको पता है ऐसे साल जिनके आखिरी के 2 डिजिट 2 जीरो होते हैं, और हमने सेंचुरी ईयर के लिए एक नियम पढ़ा है। मैं इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूं। सेंचुरी ईयर, पहला तो सेंचुरी ईयर वो ईयर होते हैं जिसके साल के जिसके अंतिम के 2 डिजिट 0 होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 1600, मैं बात करता हूं 1700, मैं बात करता हूं 1700, 1800, 1900, ये सारे साल सेंचुरी ईयर हैं क्योंकि इनके आखिरी के 2 डिजिट 0 हैं। अब अगर सेंचुरी ईयर के बारे में चेक करना हो, क्योंकि हमको यहाँ पे सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं उनके बारे में ध्यान देना है। अगर आपको ये बात ध्यान रखनी हो कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं, वैसे तो हमने ये लेक्चर 1 में डिस्कस किया हुआ है, पर फिर भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आपको सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं ये चेक करना हो तो आपको डिवाइडेड बाई 400 करना पड़ता है। जैसे नॉर्मल ईयर के लिए डिवाइडेड बाई 4 करना होता है, सेंचुरी ईयर के लिए डिवाइडेड बाई 400 करना होता है। अगर वो सेंचुरी ईयर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है मतलब वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है, पर अगर वो सेंचुरी ईयर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो सेंचुरी ईयर नहीं है। इसका मतलब देखिए ये 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 1600 एक ऐसा सेंचुरी ईयर है जो लीप ईयर है, पर ये जो 1700 है ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 1800 और 1900 ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। एक और साल ले लेते हैं, मान लीजिए साल 2000, और अगर मैं इसको 400 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये फिर से पूरे 5 बार में कट जाता है। इसका मतलब जो है 1600 ये एक लीप ईयर है और ये जो है ये एक लीप ईयर है। ये ऐसे सेंचुरी ईयर है जो लीप ईयर है, पर ये जो बीच के 3 हैं 1700, 1800 और 1900 ये सेंचुरी ईयर है पर नॉन लीप ईयर है। ऐसे सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर नहीं है।
अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब हमने देखा कि हमको ये तो समझ में आ गया कि कैसे पता करें कि कोई सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं। और मैंने बताया कि ये जो +40 का रूल है ये वैसे क्वेश्चंस में होता है जिसमें रिमाइंडर 0 होता है, और आपने अभी तक ये पढ़ा था कि रिमाइंडर 0 होने पे +28 किया जाता है। तो फिर +40 करे कब? जैसे मान लीजिए मैंने 1672 का एग्जाम्पल लिया। अब अगर मैं 1672 के आखिरी 72 को डिवाइडेड बाई 4 करता हूं तो मैं देखता हूं यहाँ रिमाइंडर 0 है। अब अगर रिमाइंडर 0 है तो आप क्या करने वाले थे कि 1672 अगर मैं +28 करूं, क्योंकि अभी तक हमारा रूल तो वही है कि कभी भी रिमाइंडर 0 हुआ तो +28 कर दीजिए। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो ईयर होगा वो 1700 हो जाएगा। ठीक है, पहले एक बार सारा देख ही लेते हैं। अब अगर मैं 1872, देखिए यहाँ भी 72 है और यहाँ भी 72 है। मैंने जानबूझ के ऐसे ही एग्जाम्पल लिए हैं ताकि जो रिजल्ट है वो एक सेंचुरी ईयर है। अगर 1872 को मैं इस 72 को मैं फिर से 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आएगा 0। और अगर मैं 1872 प्लस 28 करूं तो यहाँ पे मुझको आने वाला है 1900। और इस केस में अगर मैं फिर से वही 72 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर 0। और अगर मैं 1972 प्लस 28 करूं तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है ईयर 2000। अब जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पे ध्यान रखिए। देखिए आपके पास 3 तरीके के आंसर आए हैं। एक आया है 1700 प्लस 28 करने पे, अभी तक हमने सिर्फ प्लस 28 किया है। एक बार मैंने प्लस 28 किया तो आया 1900, और एक बार मैंने प्लस 28 किया तो आया मेरा आंसर 2000। अब आपको जो बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो आंसर है वो एक ऐसा साल आ जाए जो सेंचुरी ईयर हो। अब प्लस 28 करने से आपका आंसर एक ऐसा साल आ जाए जो सेंचुरी ईयर हो, और अगर वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है, मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, प्लस 28 करने से अगर आपका जवाब एक ऐसा साल आ जाए जो कि एक सेंचुरी ईयर है, और अगर वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है तो फिर आपको प्लस 28 करने के बजाय प्लस 48 करना पड़ेगा। देखिए नियम वही है जो हमने डिस्कस किया था। ऐसा क्यों? 1672 एक लीप ईयर है तभी तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा था, पर 1700 तो नॉन लीप ईयर है। तो ये कैसे हो सकता है कि 1672 जो कि एक लीप ईयर है उसका कैलेंडर एक नॉन लीप ईयर हो? ऐसा तो रिपीटेशन पॉसिबल है ही नहीं कि लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर में रिपीट हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरीके से 1872 एक लीप ईयर है पर 1900 एक नॉन लीप ईयर है, हमने अभी पढ़ा डिविजिबिलिटी बाय 400। लेकिन यहाँ पे 1972 एक लीप ईयर है और 2000 भी एक लीप ईयर है। तो जो हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सम अप अगर किया जाए तो अगर आपको प्लस 28 करने से एक ऐसा सेंचुरी ईयर आ जाए जो कि नॉन लीप ईयर हो तो आप वहां पे प्लस 28 करने के बजाय प्लस 48 करेंगे। पर अगर आपको प्लस 28 करने के बाद जो आंसर है, जो सेंचुरी ईयर है, जो हमारा आंसर वो लीप ईयर हो तो वहां पे प्लस 40 ना करें, क्योंकि लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर में ही हो गया। चलिए, जैसे 1672 लीप ईयर था, 1700 नॉन लीप ईयर है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि 1672 में अब मुझको प्लस 28 करने के बजाय प्लस 40 करना पड़ेगा। तो 2 7 4 11 कैरी आ गया 1, और ये हो जाएगा 1712। इसका मतलब ये है कि 1672 का जो कैलेंडर होगा वो 1712 में रिपीट होगा। अब अगर मैं बात करता हूं 1872, देखिए हमने 1872 में प्लस 28 किया, 1900 आया, ये एक नॉन लीप ईयर है और ये एक लीप ईयर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, प्लस 40, फिर से यहाँ पे 2 करने वाला हूँ, 7 4 11, ये हो गया 1912। उसके बाद अगर मैं 1972, देखिए मैंने 1972 को सॉल्व किया, मेरा जो आंसर आया वो 2000 आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1972 ये भी एक लीप ईयर है और जो 2000 है ये एक ऐसा सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर है। और अगर लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर होता है तो फिर तो ये पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो लीप ईयर से लीप ईयर में आया है, आपको यहाँ प्लस 40 करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं प्लस 12 का रूल। मतलब हमने पढ़ा था कि या तो 28 या तो 6 या तो 11, ये जो 40 था ये तो एक्सेप्शन था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो फिर ये प्लस 12 का रूल कब काम करता है? देखिए, जैसा प्लस 12 के प्लस 40 के रूल में कुछ एक्सेप्शंस थे कि लीप ईयर से नॉन लीप ईयर आ जाता था, तो हमने प्लस 48 करना सीखा था। बेसिकली 28 के जगह पे हम 40 करते थे। उसी तरीके से अब हम 6 और 11 की जगह पे, इन दोनों ही केस में चाहे मेरा 6 ऐड करने पे जो जवाब हो या जो 11 ऐड करने पे जो जवाब हो, इन दोनों केस में मुझको प्लस 12 करना पड़ सकता है। अब ध्यान दें, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में मतलब आपको प्लस 12 करने के बारे में तभी सोचना है जब आपको, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, यहां पे मुझको एग्जांपल देखिए 1897 और 1909, इस बीच में एक सेंचुरी ईयर पड़ रहा है, यहाँ पे बीच में एक सेंचुरी ईयर पड़ रहा है 1900, इस बीच में एक सेंचुरी ईयर पड़ रहा है 1600 और इस बीच में एक सेंचुरी ईयर पड़ रहा है 1500। तो सिंपल सी बात, अगर आपको दो, मतलब आपको एक डेट दिया हुआ है,
आपने अपना सिंपल सा रूल फॉलो किया, आपने देखा कि जब मैं उस रूल को फॉलो करता हूं और जो मेरा जवाब है वो इस सेंचुरी का ना होने के बजाय नेक्स्ट सेंचुरी का है। जैसे अगर मैं 1897 की बात करूं और अगर मैं देखिए अगर मैं 1897 की बात करता हूं, 97 डिवाइडेड बाय 4 करता हूं, 96 कंप्लीटली डिविजिबल होता है, इसका मतलब यहां पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस हिसाब से तो 1897 रिमाइंडर 1 आया। और आपको आपका रूल पता है कि अगर रिमाइंडर 1 आए तो आप कितने साल के बाद ऐड करते हैं? 6 साल के बाद ऐड करते हैं। तो अगर मैं इसमें 6, यहाँ पे जो आंसर आता वो आता 3, ये हो जाता कैरी आ गया 1, ये हो जाता 0, कैरी आ गया 1903। अगर मैं प्लस ऐड करूं तो 1897 के बाद आपका जो आंसर होता आप लिख देते 1903, पर ये 1903 गलत हो जाता। 1897 अगर आप अभी तक वही रूल फॉलो कर रहे हैं, मैंने 97 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर 1 आने से 6 ऐड कर दिया, आपने प्लस 6 किया, आपने देखा कि आंसर 1903 और आपको ये ऑप्शन में दिखेगा भी, तो आप सबसे पहले 1903 टिक मारेंगे और आ जाएंगे, पर इसका आंसर 1909 है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान दीजिए, बीच में अगर आपको जब ये 1897 की बात की जाती थी और मैं 1903 मान लीजिए ये भी आंसर है, तो इसमें आपको 18 एक तो बात की जा रही है 1800 1800 की बात की जा रही है, और दूसरा में आंसर आया 1900 में, इसमें 1900 में थर्ड ईयर और इसमें था 97th ईयर। मुझको एक पूरा का पूरा सेंचुरी क्रॉस करना पड़ा, और जब आप सेंचुरी क्रॉस करते हैं और क्रॉस करते वक्त जो सेंचुरी हो अगर वो नॉन लीप ईयर हो तो आपको फिर +12 करना है। ध्यान दें, फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं, अगर आपको एक ऐसा सवाल दिया हुआ है जिसमें या तो आप +6 करके या तो +11 करके जो जवाब मिलता हो वो नेक्स्ट सेंचुरी का मिलता हो, और बीच में जो सेंचुरी पड़ती है, जिस सेंचुरी ईयर को आप बीच में क्रॉस करके जाते हैं, वो क्रॉस करने वाला सेंचुरी ईयर अगर नॉन लीप ईयर है तो फिर आप वहां पे +6 और +11 ना करें, आप वहां पे +12 करें। इस बात को बहुत गहराई से समझना है आपको। उसी तरीके से अगर मैं 1598 की बात करूं, अगर मैं 98 की बात करूं, 1598 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 करूं तो यहां पे बचता है रिमाइंडर 2, और रिमाइंडर 2 बचने से आपको +1 करना होता है, +11 करना होता है। अब अगर मैं यहाँ पे +11 करता हूं, अगर मैं 1598 देखिए मैंने करके रखा है, 1598 से अगर मैं +11 करता हूं तो मेरा जो आंसर है वो 1609 होता है। पर इस केस में मेरा आंसर 1609 सही है, इस केस में 1903 गलत क्यों था? क्योंकि बीच में जो सेंचुरी ईयर पड़ रहा था 1900, वो एक नॉन लीप सेंचुरी ईयर था, लेकिन अभी भी मैंने क्रॉस तो सेंचुरी ईयर किया, 1500 से मैं आया 1600 पर बीच में मुझको पड़ा एक ऐसा सेंचुरी ईयर जो कि लीप ईयर है। तो अगर आप एक तारीख से, एक साल से कोई दूसरे साल की तरफ बढ़ते हो और बीच में आपको सेंचुरी ईयर क्रॉस करना पड़ता हो, पर क्रॉस करने वाला सेंचुरी ईयर लीप ईयर हो, तो फिर +6 और +11 का रूल एज इट इज काम करेगा। पर अगर वो बीच का सेंचुरी ईयर जैसा पहले केस में था, अगर वो लीप ईयर ना हो, वो सेंचुरी ईयर नॉन लीप ईयर हो, तो आपको +6 +11 करने के बजाय +12 करना होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 1498 और 1510। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 98 को 4 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर 2 का मतलब है आपको +11 करना है। तो अगर मैं 1498 +11 करता तो 8 1 9, 9 1 10, कैरी आ गया 1, मेरा आंसर हो जाता 1509। पर 1509 मेरा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1498 से 1501 की तरफ मूव करता हूं तो बीच में मुझको इस सेंचुरी ईयर को क्रॉस करना है। कौन सा सेंचुरी ईयर? 1500 वाले सेंचुरी ईयर को। और क्योंकि 1500 एक नॉन लीप ईयर वाला सेंचुरी ईयर है, और मैंने बताया अगर आप एक सेंचुरी से दूसरे सेंचुरी की तरफ मूव करते हैं और बीच में आपको एक ऐसा सेंचुरी क्रॉस करना पड़े जो कि नॉन लीप ईयर है, तो ना +6 करें ना +11 करें, आप वहां पे +12 करें। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि +28 वाले केस के लिए आपको +40 करना होता है। कब? जब वहां पे सेंचुरी ईयर ऐसा आंसर आ जाए जो सेंचुरी ईयर है पर वो नॉन लीप ईयर है। लेकिन +6 और +11 वाले केस के लिए आपको +12 करना पड़ता है। कब? जब आप एक सेंचुरी से दूसरे सेंचुरी की तरफ मूव करते हो जवाब देने के लिए, और बीच में आपको एक ऐसा सेंचुरी ईयर क्रॉस करना पड़ता है जो नॉन लीप ईयर है। तो चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो और डिस्कस कर लेते हैं। ये बिल्कुल 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है जो कि फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ द ईयर के बारे में है, और वो भी सेंचुरी ईयर के बारे में। इन सवालों को आपको एज इट इज रट लेना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। आपको इन जवाबों को रट लेना है और आपके पेपर में बिल्कुल सीधे सीधे से सवाल आएंगे। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर की बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन सा दिन मेरा फर्स्ट डे हो सकता है सेंचुरी ईयर का, और कौन कौन सा दिन मेरा लास्ट डे नहीं हो सकता सेंचुरी ईयर का। तो देखिए मैंने लिख रखा है,
फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर मस्ट बी आइदर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। मतलब किसी भी सेंचुरी ईयर का पहला दिन या तो मंडे होगा, या तो ट्यूसडे होगा, या तो थर्सडे होगा, या तो सैटरडे होगा। इन 4 दिन के अलावा किसी भी सेंचुरी ईयर का पहला दिन नहीं हो सकता। सेंचुरी ईयर का पहला दिन या तो मंडे होना होगा, या तो ट्यूसडे होना होगा, या तो थर्सडे, या तो सैटरडे। अब बात करते हैं कौन कौन सा दिन लास्ट डे नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, तो इनके जो आखिरी के 3 है, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यही आपके लास्ट दिन नहीं हो सकते। मतलब ना ही लास्ट दिन आपका ट्यूसडे हो सकता है, ना ही लास्ट दिन आपका थर्सडे हो सकता है, ना ही लास्ट दिन आपका सैटरडे हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कांट बी, मतलब लास्ट डे कौन सा दिन नहीं हो सकता। और हमने देखा, अच्छा यहाँ पे थर्सडे ऑप्शन दिख रहा है, लास्ट डे कैनॉट बी थर्सडे।